जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज के इस क्लास में हम लोग ओड टू ऑटम नाम का बच्चे जो एक चैप्टर है, जो अपने रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन से लिया गया चैप्टर नंबर 4 ओड टू ऑटम, कंपोज्ड बाय जॉन किट्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट बच्चे ये कहे जाते हैं। ओके और जहां तक बच्चे हमने कल इस चैप्टर से रिलेटेड जो राइटर थे उनके जो पर्सनल डिटेल्स थे उनको हमने कंप्लीटली पढ़ लिया था। उम्मीद करते हैं कि आपने उसका एक बार रिवीजन कम से कम एक बार तो पक्का किया ही होगा, क्योंकि बच्चे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो राइटर डिटेल्स के बिना इनकम्प्लीट होते हैं, अधूरे होते हैं। तो हमें हर बार इस चैप्टर के जो भी चैप्टर्स हो राइटर डिटेल्स को पढ़ लेना ही चाहिए होता है, क्योंकि वहां से ऑब्जेक्टिव बच्चे पूछे ही जाते हैं, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। ठीक है, चलिए तो बच्चे अब क्लास में जब बात आ गई है पोम को एक्सप्लेन करने की, है ना बच्चे, तो आज की जो पोम है बहुत ही ब्यूटीफुल पोम है। और इस मौसम में, इस ऑटम सीजन में जो जो चीजें होती हैं या होती हुई दिखाई दी हैं कंपोजर को, अपने इस चैप्टर के पोएट कवि को, उन्होंने अपने इस पोम को जो लिखा है अपने बीते हुए समय को याद करते हुए कि हमारे ऑटम सीजन में क्या क्या होता है ना, उन सारी बातों को यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल इन्होंने प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो बच्चे इस चैप्टर को आप लोग उतनी ही सुंदरता के साथ में समझिएगा कि चैप्टर आपसे क्या कहना चाहता है। नेचर के ब्यूटी को बहुत ही एकदम ब्यूटीफुली दिखाया गया, मतलब किसी सुंदरता को बड़ी ही सुंदरता से दिखाया गया है ना। चलिए तो बच्चे एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग आप सभी को। ओके, साउंड प्रॉब्लम अगर बच्चे है तो इसका मतलब है कि आपके तरफ में नेटवर्क इश्यूज हो रहा होगा। हमारी तरफ से हम हमेशा एकदम क्लास में पहले ना सबसे पहले बैटरी ही चेक करते हैं कि है कि नहीं है बढ़िया। पहले बिल्कुल सारे बच्चों का मैसेज हमारे यहाँ पहुंच रहा है। ओके, जो भी डाउट हो भेज दीजिएगा भाई, आज हम फिर डाउट पे बैठेंगे। ओके चलिए बच्चे, तो अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। और सारे बच्चे एक बार भाई माइंड को कंसंट्रेट करके बैठिए। और भाई चैप्टर के अंदर में जो जो बच्चे वर्ड्स हैं हमने आपको तो कल दे दिया था, ताकि आप लोग उस वर्ड्स को रिवीजन करके आए, ताकि पोएम को समझने में आसान हो जाए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां से बच्चे हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको हम देखिए, ये बच्चे जो पूरा जो पोएम है ना, ये जो पूरी कविता है, ये अपने आप में टोटल 3 स्टैंजाज में बटी हुई है, मतलब 3 छंद में बटी हुई है। ओके, पहले जो हमारा पहला जो स्टैंजा है इस कविता का, इस पे जो पहला स्टैंजा है, मतलब पहला जो पैराग्राफ है। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट स्टैंजा में हमें ये देखने को मिलने वाला है कि इस पोएम में जो ऑटम सीजन की चर्चा हुई है, ऑटम सीजन में होता क्या क्या है। ठीक है, इसका नेचर पर क्या असर पड़ता है, इसके हमारे सराउंडिंग्स पर क्या असर पड़ते हैं इस मौसम के आने के बाद में, हमें आसपास ऐसी कौन कौन सी चेंजेस देखने को मिलती हैं, ऐसे कौन कौन से बदलाव होते हुए हमको देखने को मिलते हैं, कौन से सीजन में, तो ऑटम सीजन में। और ये ऑटम सीजन बच्चे है ना, हमारे यहां भी होता है, अपने भारत में भी होता है और विदेश में भी होता है। ठीक है, बट ये जो चीजें यहां पर दिखाई गई हैं पोएम के अंदर में, जो बदलाव होते हुए दिखाई दिए हैं, ये राइटर ने अपने देश के बारे में बताया है कि उनके यहां पर ऑटम सीजन में ऐसा ऐसा होता है। ओके, उसके बाद बच्चे दूसरे स्टैंजा की बात करें, हम दूसरे स्टैंजा की बात करें तो दूसरे स्टैंजा में कवि ने बताया है, पोएट ने बताया है कि ऑटम सीजन है ना, ऑटम सीजन को कैसे पहचाना जा सकता है, ऑटम सीजन को कैसे हम पहचान सकते हैं इस मौसम को। ठीक है, और टोटल बच्चे तीसरे स्ट्रक्चर में, तीसरे बच्चे स्टैंजा में बताया गया है कि जब ऑटम सीजन जब खत्म होने पर जब रहता है ना, तब वो कैसा होता है, तब उसका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है तो प्रकृति का ही चीज है, तो हमारे सराउंडिंग्स पर उसका क्या असर पड़ता है जाते जाते, है ना। सुबह में कैसा होता है, दोपहर में कैसा होता है, शाम में कैसा होता है, इन तीनों स्टैंजा को मिलाकर बच्चे इस कविता को लिख दिया गया है। ठीक है, यूट्यूब पर बच्चे क्लास नहीं है, क्लास आज आपका एप्लीकेशन पर है। ठीक है ना, चलिए बच्चे यूट्यूब पर मात्र एक क्लास चलता है, वो भी सिर्फ फर्स्ट वाला क्लास चलता है, बाकी सारे क्लासेस आपके एप्लीकेशन पर चलते हैं। ठीक है, चलिए
तो बच्चे अब ध्यान से सुनिएगा और चैप्टर को ना बच्चे भावनाओं में बह के थोड़ा सा समझिएगा, इसके वर्ड्स पे मत जाइएगा। कुछ कुछ वर्ड्स में ऐसे लिखे गए जो बहुत पुराने पुराने वर्ड्स यूज किए गए हैं, तो आप इस कविता की फीलिंग पर चलिएगा। जो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे हमने कल ही क्लास में आपको सब लोग लगभग को दे दिया था, ठीक है। जो भी इससे बच्चे इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स थे हमने निकाल करके आपको दिया था। अब बच्चे यहां से अब चैप्टर को समझने की बारी आती है। अब देखिए, जैसा हमने कहा कि स्टैंजा 1 है ना, क्या है भाई, स्टैंजा 1। देखिए इसमें टोटल कितने लाइंस लिखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, क्या भाई लिखे हुए हैं, टोटल 11 लाइंस हैं। पहला स्टैंजा में बच्चे टोटल 11 लाइंस हैं और टोटल 3 स्टैंजा है। इसका मतलब ये हो गया ना कि एक स्टैंजा में अगर 11 लाइंस है, मतलब टोटल 3 स्टैंजा में टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, मतलब 33 लाइंस की ये पोम है। टोटल 33 लाइंस की ये क्या है, कविता है, पोएम है, ठीक है। चलिए बच्चे, तो समझाते हैं आपको, हम अपनी भाषा में लेके चलते हैं, हम थोड़ा सा फीलिंग के साथ लेके चलते हैं। वर्ड्स पे मत जाइएगा, फीलिंग्स पे चलिएगा, क्योंकि इस कविता को फीलिंग के साथ लिखा गया है। यहां देखिए बच्चे, कहते हैं सीजन, कहते हैं ये जो सीजन है ना बच्चे, ये जो मौसम है ऑटम सीजन है, ये मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस से भरा हुआ है। मतलब इस सीजन में जो भी होते हैं, जो एकदम मिठास से भरा हुआ ये मौसम है। कैसा, तो एकदम फ्रूटफुलनेस है। मतलब इस मौसम में ना, इस मौसम में आपको आपके वातावरण में जितने पेड़ पौधे दिखाई देते हैं वो एकदम फल से भरे हुए आपको मिलेंगे। फल से कमी नहीं दिखाई देगी आपको, बल्कि हर पेड़ पर आपको फल एकदम भरे पड़े पूरी मात्रा में आपको दिखाई देने वाली है। कौन से सीजन में, तो इसी सीजन में। ये कैसा सीजन है, तो ये मिस्ट और मेलो फ्रूटफुलनेस से भरा हुआ सीजन है ये। ओके, क्या है बच्चे, ये मेलो फ्रूटफुलनेस से ये भरा हुआ है। अब पहले सबसे पहले जैसा करते हैं, इस स्टैंजा 1 का हम लोग सबसे पहले यहां देखिए बच्चे मीनिंग आपको दिखाते हैं। और फिर से देखिए, इसमें मिस्ट यूज किया गया, मेलो यूज किया गया, फ्रूटफुलनेस यूज किया गया है ना। और सीजन का मतलब तो आप जानते हैं क्या क्या होता है। तो बच्चे फर्स्ट लाइन में जो वर्ड थे उसका देखिए ये मीनिंग था, हमने कल के क्लास में आपको करा दिया था, है ना। अब वापस बच्चे आते हैं अपने पैराग्राफ पर। तो ये जो मौसम है क्या है, ये मिस्ट से भरा हुआ रहता है। मतलब एकदम हर जगह पर पत्तियों पर छोटे पानी की बूंदें आपको दिखाई देंगी सुबह सुबह, और हर फल और हर पेड़ पर जो फल होते हैं, जो फ्रूट होते हैं, वो भरे पड़े होंगे, उसमें कोई कमी नहीं होगी। ये एक ऐसा मौसम है। ओके, कैसा मौसम है, ये ऐसा मौसम है। बच्चे स्टैंजा का मतलब होता है, समझिए कि आप छंद कह सकते हैं इसको आप छंद कह सकते हैं। ओके, कहते हैं क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। मतलब ये जो मौसम है ऑटम सीजन, ये इसका एक दोस्त है जिसका नाम है सन, मतलब सूरज। सूरज वो भी कैसा, तो एकदम गर्मी वाला सूरज। एक ठंड वाला सूरज होता है जिसके धूप में ना उतनी गर्माहट नहीं होती है, लेकिन कह रहा है ये मैच्योरिंग सन, मतलब एकदम क्या है, एकदम खिला खिला सूरज। ओके, ये जो सूरज है ना, ये इसका एकदम जिगरी दोस्त है। कैसा है, एकदम जिगरी दोस्त है इसका, ऑटम सीजन का। मतलब ये जो ऑटम सीजन है और ये जो सूरज है, इन दोनों का आपस में बहुत ही ज्यादा एकदम क्लोज रिलेशनशिप है। दोनों एकदम जिगरी दोस्त हैं और दोनों मिल करके अब क्या करते हैं, देखिए कहते हैं जब ये दो दोस्त आपस में जब मिल जाते हैं ना, तो तीसरे की खिंचाई करना शुरू कर देते हैं। ऐसे होता है ना। तो ये दोनों दोस्त क्या करते हैं, कॉन्स्पायरिंग करने लगते हैं। मतलब एकदम प्लान बनाने लग जाते हैं। दोनों मिल करके क्या प्लान बनाते हैं कि ये दोस्त है ना, ऐसा करो ना, दोनों मिल करके एकदम लोड कर देते हैं। क्या करते हैं, एकदम लोड कर देते हैं, एकदम ब्लेस कर देते हैं, भर देते हैं। क्या, जितना भी यहां पर पेड़ दिख रहा है ना, जितना भी पेड़ यहां पर दिख रहा है, दोनों मिल के ऐसा करते हैं ना, भर देते हैं, एकदम पूरा फल से लाद देते हैं। क्या करते हैं, एकदम पूरा फल से हर पेड़ को लाद देते हैं। और जो अंगूर की जो लताएं है ना, जो अंगूर की लताएं हैं, जो अभी एकदम है ना, जो एकदम पनपना शुरू की है, उसको भी क्या करते हैं लोग, छोड़ते नहीं है। उसमें भी इतनी गर्माहट भर देते हैं मौसम के साथ में कि पूरा थैच ईव्स, हमने बताया था थैच ईव्स का मतलब क्या होता है बच्चे, फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए। यहां देखिए बच्चे, बोजम फ्रेंड का मतलब होता है क्लोज फ्रेंड होता है। कंस्पायर का मतलब स्कीम करना, प्लान बनाना, षड्यंत्र रचना। वाइन्स का मतलब होता है वो अंगूर वाली लता को कहते हैं ना।
और बच्चे यहाँ देखिए, थैच ईव्स का मतलब होता है क्या, हमने आपको बताया था कि जो फॉल्स रूफ बना दिया जाता है उसको बोलते हैं, है ना, वो जो झोपड़ी टाइप का आपको दिखता है इसको बोलते हैं थैच ईव्स कहते हैं। और यहाँ बच्चे गॉड का मतलब होता है वही कद्दू, कोहड़ा, पंपकिन जिसको आप कहते हैं, उसी टाइप के फल या सब्जी को क्या बोलते हैं, गॉड कहते हैं। तो भाई इस लाइन में हमने अभी जो वर्ड पढ़ा यहां पर वो क्या क्या मिला हमको, लिखा हुआ कि दोनों दोस्त मिल करके इतना षड्यंत्र रचते हैं ना कि कैसे पूरे पेड़ पर हम फल को एकदम लाद दें, पूरे अंगूर की लताओं को एकदम बिछा दें चारों तरफ, कहां, उस थैच ईव्स पर, वो जो झोपड़ी होता है उसके पूरे छज्जे पर, पूरे मतलब छत पर फैला देते हैं, इतना इसको बड़ा कर देते हैं अंगूर की लताओं को। तो मतलब ये ऑटम सीजन और ये सूरज दोनों मिल करके ऐसा करते हैं, दोनों मिल करके पूरे पेड़ को फल से लाद देते हैं, अंगूर की लताओं को पूरा बिछा देते हैं, मतलब बड़ा कर देते हैं, और इतना बड़ा कर देते हैं ना कि पूरा वो जो छत जो होता है पूरा वो ढक जाता है खाली अंगूर की लता से। और क्या करते हैं कि जो एप्पल्स, जो सेब होते हैं, जो सेब के जो पौधे होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, एकदम झुका देते हैं, एकदम बेंड कर देते हैं, झुका देते हैं, इतना उस पे सेब लाद देते हैं, इतना लद जाता है, ऐसा लगता है कि वो एकदम एक ना क्या लगता हो, एक कॉटेज ट्री लगता हो, मानो कि वो जो पेड़ हो गया है ना पूरा एकदम ऐसे लद गया है, एकदम ऐसे लद गया है, पूरा एकदम जमीन को सट गया है, ऐसा लगता है जैसे कोई झोपड़ी बन गया है उस सेब का। ओके, तो ये सब काम कौन कर रहे हैं, ये सब काम एक वो जो ऑटम सीजन है और वो जो सूरज है, ये दोनों मिल करके वातावरण में जितने भी पेड़ पौधे हैं इन सब में इतना ज्यादा फल, इतना ज्यादा लताओं को, अंगूर को इतना ज्यादा बिछा दे रहा है, मतलब हर चीज का जो लत्ती होता है ना पूरा बिखेर दे रहा है। ये कौन कर रहा है, तो ये दोनों दोस्त मिल करके कर रहे हैं। अब इस यहां इस स्टेंजा से अगर आपको बच्चे इस लाइन से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछ सकता है, यही पूछेगा ना कि हु इज द क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ ऑटम सीजन, तो क्या कहिएगा, ऑटम सीजन का जिगरी दोस्त कौन है, तो कहिएगा सन है। पूछेगा हु आर कॉन्स्पायरिंग, कौन कौन षड्यंत्र रच रहे हैं, तो क्या कहिएगा, सन एंड ऑटम सीजन। ठीक है, कहेगा यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन की ऑटम सीजन इज अ मिस्ट एंड मेलो, यहां लगा देगा क्या, डॉट 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 डॉट, तो क्या कहिएगा, फ्रूटफुलनेस। तो ये क्या होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन देखिए आपको कहीं से किया जा सकता है, कहीं से भी, लेकिन हम लोग जो ऑब्जेक्टिव कुछ निकाल करके लाते हैं वो इस तरीके से लाते हैं ताकि एग्जाम में सेम वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ओके, हम लोगों का ये एफर्ट लगा रहता है। लेकिन बच्चे हम हमेशा आप लोगों से कहते हैं कि पोएम के लाइंस को कम से कम 5 से 10 बार पढ़ते रहिए, जब तक एग्जाम ना जाए तब तक उसके हर वर्ड को पढ़ते रहिए। इससे क्या होता है ना कि वर्ड पढ़ते पढ़ते जुबान पर वो वर्ड क्या होता है ना आ जाता है, और एग्जाम में जब यहां कहीं से जब क्वेश्चन पूछता है ना तो लगता है कि अच्छा ये वर्ड तो हमारा देखा हुआ था, हमने इस वर्ड को पढ़ा था बुक में, तो ये हमारा आंसर होगा ऐसे। ठीक है, चलिए तो बच्चे ये रहा इस लाइन के पूरे का मतलब हो गया। ठीक है ना, अब देखिए अभी स्टैंजा 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी स्टैंजा 1 में बहुत सारी लाइन अभी बाकी हैं। ओके, और क्या करते हैं ये, और क्या करते हैं, कहते हैं एंड फिल, दोनों मिल करके भर देते हैं, क्या, जितने भी फल हैं सबको ना भर देते हैं, किससे, एकदम रस से भर देते हैं, उसको पका देते हैं, उसमें इतना राइपनेस ला देते हैं, इतना उसमें मतलब इतना उसको पका देते हैं ना कि उसका कोना कोना मतलब एक एक अंग तक रस जब तक ना भर जाए तब तक ये दोनों दोस्त उसका खिंचाई नहीं रोकते हैं। दोनों मिलकर के इतना षड्यंत्र रचते हैं कि कैसे किसी पेड़ पर फल को लाद दिया जाए, और सिर्फ फल को लादा नहीं जाए, उसको कच्चा नहीं छोड़ा जाए, उस सारे फल को भर दिया जाए, किससे, एकदम रस से उसको इतना पका दिया जाए कि कोना कोना तक रस भर जाना चाहिए। मतलब छिलका हल्का ऐसे निकालते ही पूरा रस सीधे मुंह पे ऐसे एकदम फेंका जाए, एकदम ऐसे आम लिए हुए हैं, छिलका ऐसे नोचे, सारा रस एकदम सीधे मुंह पे ऐसे आ जाए, इतना रस भर देते हैं। टू स्वेल द गॉड, और क्या करते हैं, जो इस तरह की सब्जियां चाहे फल होते हैं, जैसे कद्दू टाइप का, नेनुआ टाइप का, कोहड़ा टाइप का, समझ गए ना, भुआ टाइप का, इन सब क्या करते हैं, हम उसमें स्वेलिंग कर देते हैं, एकदम स्वेलिंग मतलब क्या होता है, एकदम फुला देते हैं, एकदम पूरा, देखते हैं कद्दू कैसा दिखता है, एकदम ऐसा टाइप का कद्दू दिखता है, चाहे लंबा वाला हो चाहे गोल वाला हो, है ना, उसका चोटी से पकड़ेगा पूरा वजन उसमें आ जाता है ना। तो टू स्वेल द गॉड, इस तरह की जो भी सब्जियां होती है उसको क्या करते हैं, एकदम एकदम फुला देते हैं, उसमें इतना गूदा भर देते हैं ना कि एकदम फूल जाता है पूरा, है ना।
एंड प्लम द हेजल सेल्स, और क्या करते हैं, जो प्लम्प नाम का इनके यहां जो फल होता है, जो गूदेदार फल होता है, उसमें भी बहुत ज्यादा गुदा भर देते हैं, उसके गुठली तक, उसके शेल तक, मतलब जो फल का ऊपर का जो कवच होता है ना, मतलब जो छिलका होता है, वहां तक रस भर दिया जाता है, उसको भी फुला दिया जाता है। और विद अ स्वीट कर्नेल, इतना भर देते हैं रस उसमें कि उसका जो गुठली होता है ना, उसका जो कर्नेल होता है, उसका जो बीज होता है, सीड होता है, बस सिर्फ एक वही बचता है, बाकी उसके अंग अंग तक में रस भर जाता है, एकदम उसको मीठा बना दिया जाता है ना। अब हम ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं ओड टू ऑटम। अब आप बीच में कमेंट कर रहे हैं कि सर द स्टोरी ऑफ इंग्लिश कब पढ़ाइएगा, बताइए। इस चैप्टर को छोड़ करके आपका फोकस वहां चल गया जी, क्या क्या आप लोग करते रहते हैं। अभी हमारा जहां फोकस है, यही कारण से जानते हैं, जब 80 नंबर आता है एग्जाम में ना, चाहे जब 75 नंबर आता है, तो कहता है कि हमको 75 नंबर आ गया, हमको 80 नंबर आया। अरे जब पढ़ा रहे थे तो ध्यान भाई आपका दूसरा पे कहां था। हाँ, सारे बच्चे यहां पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि द स्टोरी ऑफ इंग्लिश कब होगा। हमने कहा कि नहीं होगा, होगा ही होगा। उसके बिना भाई द स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, उसको कैसे छोड़ सकते हैं। इतने हम लापरवाह तो नहीं है, बिल्कुल एकदम एकदम नहीं है ना। चलिए, अब इसी बीच में कमेंट आ रहा है कि सर बायोलॉजी कब होगा, ये बताइए। जो होना होगा अपने टाइम पे हो जाएगा। किसी को कुछ होने से, किसी को होने से कोई रोक सकता है क्या। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसको कोई रोक सकता है नहीं ना। हम इसे कलम चला दिए, देखिए हम इसे कलम चला रहे हैं, आप रोक पाइएगा, नहीं रोक पाइएगा। आप कमेंट कर रहे हैं हम रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। चलिए तो भाई पढ़ाना शुरू करते हैं। यहां देखिए, विद अ स्वीट कर्नेल टू सेट बडिंग मोड, कहते हैं गुठलियां तक पक जाती हैं, गुठलियां तक में रस भर जाते हैं भाई। टू सेट बडिंग मोड, और जो भी कलियां होती हैं, जो कलियां अभी खिलना शुरू होती हैं, उसको पूरा खिला देते हैं लोग, और पौधों पर ज्यादा कलियां आ जाती हैं, समझे, और कलियां आ जाती हैं। चलिए, एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और क्या, इतना से काम नहीं बनता है इनका। अभी तो पेड़ पे फल लादे हैं, फलों में रस भरे हैं, कलियों को खिला दिए हैं पूरा, और बाद में क्या होता है ना, वो कलियां फूल जब बन जाती है ना, वो फूल किसके लिए छोड़ दिया जाता है, वो खिला हुआ फूल छोड़ दिया जाता है उन भंवरों के लिए, उन मधुमक्खियों के लिए, है ना, उन मधुमक्खियों के लिए। मधुमक्खियां क्या करती हैं, कलियों से रस नहीं चूसती हैं, वो फूल से ही रस निकालती हैं। मधुमक्खियां जो होती हैं, जो भंवरे होते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इस सीजन में बहुत चीजों का पेट भी भरा जाता है, सिर्फ इंसान नहीं, और भी जो क्रीचर्स होते हैं इस मौसम में अपना पेट भरते हैं। अब आप तो मधुमक्खियों को जाके पूछिएगा नहीं कि भैया खाना वाना मिला है आज की नहीं, बेचारा ऑटम सीजन पे डिपेंडेंट रहते हैं कि कब पतझड़ का मौसम आएगा, और कब हमारे पतझड़ का मौसम आएगा तो हमारे जीवन में बसंत आ जाएगा, है ना। ये देखिए, ये मधुमक्खियों का ऐसा है। ये तो बच्चे याद रखिएगा कि इस मौसम से बहुतों का पेट भरता है, कलियां खिली, फूल बन गए, फूल से मधुमक्खियों ने रस निकाला, ठीक है। Until they think warm days will never cease, जब तक कि तब तक उसमें फल में रस रहता है इस मौसम में, जब तक कि उनके माइंड में ये ना आ जाए, है ना, कि भाई जो वार्म डेज है, जो गर्मी के दिन है, वो लगता है कभी नहीं बीतेंगे, कभी नहीं जाएंगे। उनको ऐसा लगता है, मतलब इतना ज्यादा रस भर दिया था कि मधुमक्खियों को लगता है ना कि अरे इतना रस है कि लगता है कि मौसम खत्म ही नहीं होगा, एकदम निकाल चलो, रस पे रस निकाल चलो, एकदम ऐसा हो जाता है, समझे। ओके, यहां देखिए बच्चे, For summer has overbrimmed their clammy cells, क्यों पता है, क्योंकि जब गर्मी का मौसम जब आता है ना, इसके बाद, ओके, मतलब पतझड़ के मौसम के अंत में क्या होता है, गर्मी का जो मौसम आता है, ये क्या कर चुका है, ओवर ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स, ये क्या कर चुका है ना कि ये ओवर ब्रिम्ड कर दिया है, मतलब हद से ज्यादा क्या किया है, उसके छिलके तक भी, उसके जो क्लैमी सेल्स होते हैं, उसके जो छिलके होते हैं, ऊपर का जो आवरण होता है, उसको ओवर ब्रिम्ड कर दिया है। ओवर ब्रिम्ड बोलने का मतलब हद से ज्यादा पका दिया है वो, इसलिए ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है कि जब तक गर्मी का मौसम है ना, लगता है कि खत्म ही नहीं होगा। उनको ऐसा लगता है, कि इनको मधुमक्खियों को ऐसा लगता है। ओके, अब बच्चे एक बार फिर से ऐसा करते हैं, इस पूरे स्टैंजा को फिर से पढ़ लेते हैं। ओके, यहां देखिएगा, कहते हैं ये सीजन कैसा सीजन है, तो ये सीजन एकदम ड्रॉपलेट से भरा हुआ, पानी की बूंदों से भरा हुआ, ये फलों से लदा हुआ,
क्योंकि ये अपने सूरज जो इसका दोस्त है, एकदम जिगरी दोस्त है, लंगोटिया यार है, इनके साथ मिलकर के ये फलों में इतना गर्मी ला देते हैं, इतना गर्मी ला देते हैं कि ये जो फल है ना पेड़ों पर एकदम लद जाते हैं। लताएं, जो अंगूर की जो बेला हैं, जो लताएं हैं, ओके, ये पूरे अपने छत पे एकदम पसर जाती है, एकदम पसर के बैठती है और सब मौसम में सिकुड़ के बैठती है। और ये जब मौसम आता है ना गर्माहट वाला, जब आता है सूरज और पतझड़ जब दोनों मिलते हैं, तब को लगता है कि अब दोनों दोस्त मिल गया है, अब इसके छत को एकदम पसार दिया जाए। तब अंगूर की लता फिर ऐसे नहीं बैठती, एकदम पसर के बैठती है, एकदम पूरा पसर के। और इतने ज्यादा सेब के पौधों को ऊपर इतना ज्यादा सेब ला देते हैं कि वो झुक जाता है, और झुक के ऐसा लगता है ना मानो कि क्या हो चुका है, वो एक झोपड़ी का रूप ले चुका है। वो देखते नहीं है सेब का पौधा ज्यादा बड़ा थोड़ी होता, छोटा तो होता है। अमरूद के पेड़ से भी लगता है थोड़ा छोटा होता है वो, और इतना ज्यादा एक बार में सेब लदेगा ना, जितना अमरूद नहीं लगता है उतना सेब लद जाता है। और सेब जब लदता है ना, समझ गए ना, एकदम जमीन में टच कर जाता है पूरा का पूरा। अमरूद का पेड़ तो फिर भी खड़ा रह जाता है, लेकिन इसका पौधा उतना मजबूत नहीं होता है, ये एकदम सीधे जमीन को ऐसे एकदम सट जाता है, मानो क्या लगता है पूरा झोपड़ी सामने दिख रहा है, घुसिएगा लगेगा कि हम झोपड़ी में अंदर आ गए हैं, ऐसा लगता है ये। यहां बच्चे देखिए, कविता को बोल बोल करके प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, समझ गए ना। कविता को लिखने से ज्यादा आप बोल करके प्रैक्टिस कीजिए, उनको पढ़िए, रीडिंग डालिए, बार बार आंखों से देखिए, आंख बंद करके मत पढ़िएगा, आंख खोल करके हमेशा पढ़िएगा, रीड कीजिएगा उसको, मुंह से बोल बोल के, वर्ड जुबान पर हमेशा सेट किया रहेगा, एक भी ऑब्जेक्टिव इधर नहीं जाएगा। ओके, एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर, और फल के हर कोने तक इतना रस भर देते हैं, उसको इतना पका देते हैं, समझ गए ना, इसी मौसम में। और जो गॉड टाइप के जो फल चाहे सब्जियां होती हैं, कद्दू नेनुआ वगैरह ये सब, उसमें इतना गूदा लगा देते हैं, उसमें बच्चे इतना गूदा डाल देते हैं ना, उसके एकदम पूरा फुला देते हैं, जब फूलता है तो उसमें गूदा बढ़ जाता है वो, ठीक है। और क्या होता है, इतना रस भर देते हैं कि भाई जो आंठी होता है, जो गुठली होता है ना, उसमें भी मिठास आ जाता है। ओके, जो कलियां होती हैं वो और ज्यादा खिल करके फूल बन जाती हैं, और उन फूलों से बाद में वो मधुमक्खियां रस निकालती हैं। ओके, वो सोचती हैं कि ये जो वार्म डेज है, ये कभी, जो गर्मी वाले दिन है, ये कभी नहीं जाएगा, ऐसा लगता है। क्योंकि गर्मी के मौसम ने क्या किया, समर ने क्या किया, उसके हीट ने क्या किया, इस गर्माहट ने क्या किया, इस गर्माहट ने उसके सेल को, उसका ऊपर का जो कवच होता है ना, उसको भी क्या कर दिया, एकदम ओवर ब्रिम्ड कर दिया है, मतलब हद से ज्यादा उसमें रस भर दिया है, ऐसा लगता है वो। देखते नहीं है, आम में इतना ज्यादा रस आ जाता है, उसका छिलका जब हटाइएगा ना, तो बहुत सारा जो गूदा होता है, जो रस होता है, वो छिलका में लग जाता है, समझ गए। तो आम को हम लोग कैसे खाते हैं, आम का छिलका ऐसे छीलते हैं, समझ गए, तो सीधे आम को नहीं खाते, पहले देखते हैं कि छिलका में तो गूदा लगा हुआ है, पहले उसको यहां से इससे, उसके बाद जब सारा छिलका का सारा रस जब निकल जाएगा, तब आम पे अटैक होगा। आम तो बात का, पहले छिलका भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, समझ गए ना, ऐसे होता है। तो बच्चे अब बढ़ते हम लोग स्टैंजा नंबर 2 में। स्टैंजा नंबर 2 में देखिए क्या कहता है। पहला में तो पूरा बड़ाई कर दिया, पहला में पूरा बड़ाई कर दिया एकदम कि हाँ ऑटम सीजन ये करता है, ऑटम सीजन ऐसे कर देता है, हमारे आसपास के सराउंडिंग्स को पूरा बदल के रख देता है। दूसरा स्टैंजा में देखिए क्या कहा गया है, यहां देखिए दूसरा स्टैंजा में बच्चे कहा गया कि ये जो अभी हमारा ऑटम सीजन है, ये जो हमारा अभी मौसम है पतझड़ का, समझ गए ना, ये क्या करता है, इससे सवाल किया जा रहा है। कवि जो है ना इस ऑटम सीजन से सवाल करते हैं। अब आप कहेंगे सर आदमी थोड़ी कुछ सवाल किया जाएगा, जिससे होता नहीं है। अब कवि हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, वो इमेजिनेशन की दुनिया में जा सकते हैं, सपनों की नगरी में घूम सकते हैं, समझ गए ना, बिना 2 चक्का 4 चक्का लिए हुए वो सपनों की नगरी में आराम से टूर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, क्योंकि वो कवि हैं। कवि कुछ भी कर सकता है, सोच की दुनिया में वो कहीं भी जा सकता है वो। ओके, वो कहते हैं कि हु हैथ नॉट सीन द ऑफ्ट एमिड द स्टोर, कहते हैं ये सवाल करते हैं ऑटम सीजन से, कवि सवाल कर रहे हैं। ओके, ऑटम सीजन से, कौन, पोएट। ये कहते हैं कि ऑटम सीजन, अगर तुम ये सोच रही हो कि तुमको किसी ने नहीं देखा ये सब करते हुए, फलों को पेड़ में लाते हुए, उनमें रस भरते हुए, समझ गए, तो ये कहते हैं ऑटम सीजन तो तुम गलत हो, तुमको किसने नहीं देखा है भाई, तुमको तो सबने देखा है। ऑटम सीजन को कवि कहते हैं ए ऑटम सीजन, तुमको अगर लगता है ना कि तुमको किसी ने नहीं देखा है ये सब काम करते हुए, तो ऐसा नहीं है, तुम गलत हो, तुमको तो सबने देखा ये सब काम करते हुए। देखिए क्या कहते हैं कि हु हैड नॉट सीन यू ऑफ्ट अमिड द स्टोर, तुमको किसने नहीं देखा है, तुमको तो सब देखा है, तुमको तो देखने का बस एक ही तरीका है। अब जहां पर स्टोर लगा रहता है, जहां पर गोदाम अगर कहीं कोई चीज का है, मतलब जहां पर गोदाम में समझिए कि अनाज चाहे फल लादा जा रहा है, सब्जियां लादी जा रही है, तो समझ जाओ कि ऑटम सीजन आ चुका है, मतलब ये ऑटम सीजन का ही कारनामा है।
कवि कह रहे हैं ऑटम सीजन से कि ऑटम सीजन, अगर तुम ये सोचती हो कि तुमको किसी ने नहीं देखा है तो ऐसा नहीं है। तुमको किसने नहीं देखा है? तुमको तो सबने देखा है। देखिए प्यारा सा सवाल है ये, समझ गए ना, कि तुमको तो सबने देखा है। तुम तो स्टोर के बीच में बैठी रहती हो, तुम तो स्टोर के बीच में बैठी रहती हो। बच्चे ब्रिम का मतलब होता है उसको हद से ज्यादा भर देना, ओवर ब्रिम्ड, किसी चीज को हद से ज्यादा भर देना। हाँ समझ गए ना। यहां देखिए कहते हैं कि हु हैथ नॉट सीन द ऑफ्ट अमिड द स्टोर, तुमको किसने नहीं देखा है? तुमको तो भाई वहां भी देखा जा सकता है जहां स्टोर होता है लगा हुआ, मतलब जहां पर किसी चीज का भंडार लगा होता है, चाहे वो फल का भंडार हो, है ना, चाहे वो सब्जी का भंडार हो, चाहे वो अनाज का भंडार हो। तो जहां जहां पर भंडार लगा होता है ना, तुम उसी के बीच में तो तुम बैठी दिखाई देती हो। तो तुमको तो सबने देखा है, मतलब जिसने भंडार को देख लिया मतलब तुमको देख लिया तुम, क्योंकि तुम उसी के बीच में बैठी रहती हो। हाँ समटाइम्स, कभी कभी अगर तुमको लगता है कि तुमको कोई नहीं देखता है, तुमको सब देख रहा है, तुम्हारी गलतफहमी है। कभी कभी whosoever seeks abroad may find you sitting careless on a granary floor, कहते हैं कभी कभी अगर कोई तुमको देखना चाहे, तुमसे मिलना चाहे, तो उसको वो सोचा कि हमको एब्रॉड जाना पड़ेगा, मतलब कहीं दूर दराज जाना पड़ेगा। ऐसे बच्चे एब्रॉड का मतलब होता है विदेश। क्या होता है? एब्रॉड का मतलब होता है विदेश। तो अगर कोई तुमको ढूंढ रहा है, अगर कोई तुमको सीख कर रहा है, ढूंढ रहा है विदेश में, दूर दराज क्षेत्र में, तो भाई वो बेवकूफी कर रहा है। क्योंकि पता है, क्योंकि तुम कहां बैठी रहती हो? तो तुम तो बैठी रहती हो कहां? एकदम बेपरवाह तरीके से बैठ जाती हो कहीं पर भी। कहां बैठती हो? तो ऑन अ ग्रैंडरी फ्लोर। ग्रैंडरी फ्लोर बोलने का मतलब होता है जहां अनाज का ना, पूरा अनाज को पसार करके रख दिया जाता है सूखने के लिए। ओके, जहां पर अनाज जिस फ्लोर पे रखा रहता है ना, जहां पर अनाज को एकदम पसार कर रख दिया जाता है, उसको बोलते हैं ग्रैंडरी फ्लोर कहते हैं। तो तुम तो वहां बैठी दिखाई देती हो। जैसे कैसे अनाज पसरा हुआ है, तो भाई जो जब देख लेना कि अनाज कहीं पर पसरा हुआ, मतलब समझ जाओ कि ये ऑटम सीजन का ही काम है। क्या है ये ऑटम सीजन का काम है। तो अगर कोई तुमको विदेश में ढूंढ रहा होगा तो विदेश में तुम नहीं मिलती हो, तुम तो यूं ही बेपरवाह तरीके से, लापरवाह तरीके से बैठी रहती हो। कहां? तो ऑन अ ग्रैंडरी फ्लोर, जहां पर अनाज को पसार के रखा जाता है, तुम तो वहां बैठी भी मिल जाती हो। तो कवि का तो बोलने का सब मतलब समझिए। कवि का बोलने का मतलब यह है कि जहां पर अनाज को पसार करके रख दिया जाए, समझ जाइए कि ऑटम सीजन का मौसम आ चुका है, ऑटम सीजन आ चुका है। ओके, जहां कहीं पर भंडार लगा हो किसी चीज का, फल का, सब्जी का, अनाज का, समझ जाइए वो उसी के बीच में बैठी हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ ऑटम सीजन कोई फिजिकल उसका कोई एग्जिस्टेंस तो है नहीं, उसका कोई शरीर का बनावट तो नहीं, भैया हम कह सकते हैं चलो ऑटम सीजन हमारे साथ चलना, तो चलो जरा हमारे साथ बाजार आते हैं 2-4 किलो कद्दू लेकर के। ऐसे तो होने वाला है नहीं। तो यहां पर कवि की भावनाओं को समझिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। कहना चाहते हैं कि जहां पर भंडार लगा हुआ हो, तुमको वहां पर देखा जा सकता है। तो ये मत सोचो कि तुमको कोई नहीं देखता है या कोई नहीं देखा अभी तक, तुमको सबने देखा है। ओके, जहां भंडार लगा हो तुम वहीं बैठी हो, तो उसी के बीच में बैठी रहती हो। अगर कोई तुमको विदेश में जाके ढूंढेगा तो वो नहीं तुम मिलोगे, क्योंकि तुम तो यहां बैठी रहती हो एकदम लापरवाह तरीके से, एकदम मतलब बेपरवाह तरीके से आराम से ऐसे करके बैठे हुए, एकदम आराम से बैठे हुए। समझ जाओ कि तुम वही हो। ओके, योर हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, और तुमको तो वहां भी देखा जा सकता है। कहां पर? जब लगता है कि जब किसान अपने फसल को ना विनोइंग करते रहते हैं, जब ऐसे सूप लेकर के ओसाते रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे बच्चे आप ये देखिए, इसका मतलब जैसे ये देखिए, थोड़ा सा ये देखिए, यहां देखिए बच्चे, विनोइंग का मतलब क्या होता है इधर समझिएगा। यहां देखिए, ये लेडी को देखना है, ये ना अनाज को ओसा रही है। क्या कर रही है? भूसा देखिए इस साइड निकल रहा है, अनाज नीचे गिर रहा है ना। तो अगर ये मौसम, अगर आप ये सब चीज होते हुए देख रहे हैं, अगर आप ये सब चीज होते हुए देख रहे हैं, तो समझ जाइए कि ऑटम का सीजन ही चल रहा है। ओके, जहां पर देखिए क्या हो रहा है, ये जो भूसा है वो देख रहे हैं एक बाल की तरह ऐसे लहरा रहा है, देख रहे हैं यहां पर, ये देख रहे हैं, ये जो भूसा इसे निकल रहा है मानो कि हवा में किसी का बाल लहरा रहा है। तो यहां पर बच्चे कहा गया है ना, यहां बच्चे कहा गया क्या कि तुमको तो वहां भी देखा जा सकता है जब कोई विनोइंग कर रहा हो, तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे वो विनोइंग नहीं, वो भूसा नहीं उड़ रहा है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे जो बाल है ना, एकदम कोमल कोमल से जो बाल है ना, वो हवा में लहरा रहे हैं, वो हवा में तुम्हारे जो बाल लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं भूसा के रूप में। इसका मतलब कि तुम ही हो और कोई नहीं है, तुम ही हो और कोई नहीं है। ओके,
कौन बैठी हुई है? ऑटम सीजन, पतझड़ का मौसम, वो बैठी हुई है। कहते हैं कि वो जो विनोइंग जब हो रहा होता है ना हवा में, तो हवा में वो भूसा नहीं, वो तुम्हारे सॉफ्ट बाल लहरा रहे होते हैं। कैसे किसी लेडीज का बाल लहराता है हवा में जब चलती है, तो है ना, वैसे ही। और ऑन अ हाफ रिब्ड फुरो साउंड एज स्लीप, और तुमको तो तब भी देखा जा सकता है जब किसान, है ना, जब किसान क्या करते हैं, जब खेत में जब फसल को काट काट के जब एक कतार में लगा देते हैं, एक लाइन लगा देते हैं, तो तुमको वहां पर ना एकदम सोते हुए तुमको दिखाई, है ना, सोते हुए तुम दिख जाती हो। कहां पर? हाफ रिब्ड फुरो, जहां पर फसल को काट करके बस बिछा दिया जाता है, वहीं पर रख दिया जाता है एक कतार बना करके, उसी को बच्चे बोलते हैं हाफ रिब्ड फुरो कहते हैं। फुरो का मतलब एक पंक्ति, एक कतार लग जाता है ना। कैसे बच्चे? तो आप इस चीज को देख सकते हैं, है ना, यहां देखिए, है ना बच्चे, कतार आप समझते होंगे यहां पर, ठीक है, जहां पर लगा दिया जाता है, मतलब जैसे देखते हैं ना कि यहां देखिए, यहां देखिए बच्चे, जैसे मान लीजिए अगर ये खेत है, ओके, यहां पर ढेर सारे फसल उपजे हुए हैं। अब इस फसल को लोग देखिए क्या करते हैं, पहले फसल खड़ा खड़ा टाइप का होता है, अब इसको काट काट के ऐसे करके बिछाते चल जाते हैं, है ना, यहाँ पे ऐसे बिछाते लगातार चले जाते हैं, उसको सूखने छोड़ देते हैं वहीं पर। तो बच्चे इसी चीज को कहते हैं हाफ रिब्ड फुरो करना कहते हैं, कि तुमको तो वहां पर एकदम चैन की नींद लेते हुए तुमको वहां पे दिखाई देती हो। तो अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि तुमको कोई नहीं देखा है, तो तुमको इन जगहों पर आराम से देखा जा सकता है। अगर मतलब क्या कि अगर ये सब एक्टिविटी हो रही है, इसका मतलब कोई और नहीं, वो तुम ही हो। ओके, हाँ ठीक है, चलिए यहां देखिए बच्चे, अब इसी वजह स्टैंजा नंबर 2 का ये वाला लाइन देखिए बच्चे, कहते हैं ड्रॉज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज वाइल यू हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाथ एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर्स। कहते हैं और तुमको कहां देखा जा सकता है, तो तुमको ऐसा देखा जा सकता है ना कि जैसे जब फसल को काट करके रख दिया जाता है, तो जैसे कोई पॉपीज का खेत होता है, जैसे कोई पॉपीज होते हैं। पॉपीज का मतलब क्या होता है? पॉपीज का मतलब होता है क्या, जैसे अफीम कहते हैं ना, जिसको अफीम का खेती कहना कहते हैं, जो अफीम होता है उसका जो फूल होता है ना, उसका जो सुगंध होता है, उसका जो फ्यूम होता है, उसका जो सुगंध होता है ना, उसके सुगंध में तुम एकदम ड्राउजी फील करती हो, मतलब तुम ना क्या करती हो, एकदम बेहोश हुई रहती हो। उसके सुगंध में तुम मदहोश हुई रहती हो। बेहोश की जगह मदहोश ज्यादा अच्छा लगेगा। तुम एकदम मदहोश होती हुई दिखाई देती हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर अफीम का खेती हो रहा है, कहीं पर अफीम लगा हुआ है, इसका मतलब समझ जाइए कि वो ऑटम सीजन ही है। तो कहते हैं कि अगर तुम सोचते हो तुमको किसी ने नहीं देखा है, तो तुम गलत हो, क्योंकि जहां जहां पर अफीम का सुगंध आ रहा है, तुम वहां पर मदहोश की अवस्था में तुम वहां पर बैठी रहती हो। और while you hook spares the next swath and all its twin flower, और तुमको तो जब जहां पर श्वेत होता रहता है, श्वेत मतलब होता है बच्चे एक लाइन लगा दी, क्यारी बना दी जाती है बच्चे खेत में। देखिए खेत में बच्चे देखते हैं ये जो लाइन बना दिया जाता है, जो क्यारी लगा दी जाती है ना, लंबी लंबी, यहाँ पर गैपिंग कर करके जो यहाँ फसल को लगा दिया जाता है बच्चे, उसको श्वेत करना कहते हैं, उसको श्वेत करना कहते हैं। तो कहते हैं ये, ठीक है, ये कहते हैं कि तुमको तो जहां वहां भी देखा जा सकता है जहां पर स्वेथिंग हो रहा होता है, और वहां भी देखा जा सकता है जहां पर ट्विन फ्लावर्स होते हैं। ट्विन फ्लावर्स बोलने का मतलब वैसे खेत जहां पर ना एक साथ दो दो फूल दिखाई देते हो, एक ही जगह पर दो दो फूल एकदम सेम जुड़वा, मतलब जो ना ट्विन मतलब क्या होता है, जुड़वा होता है। तो जहां पर दो दो फूल एक साथ दिखाई दे रहे हो, गैपिंग कर करके दो दो फूल एकदम सेम जुड़वा टाइप के, तो भाई समझ जाना कि वो कोई और नहीं, वो तुम ही हो। तो तुमको वहां भी देखा जा सकता है जहां पर जुड़वा टाइप के जो फूल अगर खड़े खड़े दिखाई दे रहे हो, तुमको वहां देखा जा सकता है। और अगर कहीं पर अफीम की महक आ रही है, सुगंध आ रही है, तो तुम उसी महक में, तुम उसी सुगंध में तुम मदहोश की अवस्था में पाई जाती हो, तो तुमको वहां भी देखा जा सकता है। ओके, बिल्कुल बच्चे। इसके देखिए, अगर इसके आप वर्ड पे जाइएगा तो पोम आपको थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगेगा। अगर आप इसकी फीलिंग्स पे जाइएगा कि देखो राइटर आपको क्या क्या दिखाना चाहते हैं, राइटर ने यहां पर नेचर को, प्रकृति को कितना सुंदर तरीके से दिखाया है कि भाई देखो, एक ऐसा मौसम जहां पर सारे पत्ते झड़ जाते हो, लेकिन एक ऐसा मौसम जहां पर सारे पत्ते आ जाते हो, पत्तों पर वो पानी की छोटी छोटी बूंद दिखाई देती हो सुबह सुबह, है ना, सारे फल कच्चे से पक गए हो, है ना, सारी सब्जियां पक गई हो, सारे अनाज गोदाम में रखे जा रहे हो, है ना, महिलाएं लोग क्या करती हैं, उसको फसल को, है ना, उस अनाज को क्या करती
करती हैं, भूसा अलग कर रही हैं, अनाज नीचे गिर रहा है। सोचिए कितना गजब का दृश्य वो लगता होगा, ये सब देखने में कितना बढ़िया लगता होगा। ये नेचर का कमाल देखिए, कितनों का नेचर यहाँ पर पेट भरता दिखाई दे रहा है। फूल कलियां फूल बन के खिल रही हैं, भंवरे उनमें से रस निकाल रहे हैं, है ना, वहां पर मधुमक्खियां उनसे रस निकाल रही हैं, एकदम कोना कोना तक रस भर गया है। ये सब चीजें क्या हो रही हैं, है ना, ये सब प्रकृति की सुंदरता ही तो है। कोई कहे कि दुनिया में भाई सुंदरता यही तो है आखिर, ये सब आप चीजों को देख रहे हैं। तो यहां पर कहा गया एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दो डज कीप स्टडी यू लैडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक। कहते हैं यहां पर तुमको तो कभी कभी वहां भी बैठा हुआ दिखाई देते हैं, जब मानो कि लाइक अ ग्लीनर। अब ग्लीनर कौन होते हैं? तो वो लोग जो अनाज को एक जगह पर इकट्ठा कर रहे होते हैं, उनको ग्लीनर कहते हैं। तो अगर कहीं पर कोई ग्लीनर अनाज को इकट्ठा कर रहा हो, इसका मतलब तुम वहां भी दिखाई दे सकती हो। ओके, और लगातार निरंतर एकदम गति से अगर उनका सर, है ना, उनका जो माथा है एकदम नीचे ऊपर नहीं उठ रहा है, लगातार अनाज को एकदम लादने में, लोड करने में बिजी हैं, कौन? तो ग्लीनर लोग। तो समझ जाइए कि तुमको वहां भी देखा जा सकता है। और बाय अ साइडर प्रेस, इस मौसम में अगर आपको लगता है कहीं पर आप इस मशीन को चलते हुए देख रहे हैं, जैसे ये हो गए ग्लीनर, इनका माथा एक जगह पे झुका हुआ है, अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, माथा झुका करके बात कर रहे हैं कि अब इस अनाज को कहां पर लेके जाना है, इसको लेके जाना है, कहां डिलीवरी करना है। मतलब अगर ये सब गॉसिप हो रहा है, अगर ये सब वार्तालाप हो रही, समझ जाइए कि ये पतझड़ का मौसम ही है, ये ऑटम सीजन है ये। उसके बाद कहते हैं कि जहां पर आपको साइडर प्रेस वाला मशीन दिख जा रहा है, कहीं पर अगर आपको साइडर प्रेसिंग वाला मशीन अगर दिख रहा है, अगर ये वाला मशीन दिख रहा है, तो समझ जाइए कि ये ऑटम सीजन ही है। मतलब ये देखने का मतलब ऑटम सीजन है। क्यों? क्योंकि ये साइडर प्रेस क्या करता है, ये जो मशीन होता है इसमें सेब को डालते हैं, इसे ऊपर में सेब डाले, उसके बाद इसको चलाइए और फिर यहां से क्या निकलेगा, इसका जूस निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये सेब का जूस यहां निकालते हैं लोग, या तो जूस के रूप में पीते हैं या फिर इसको शराब बनाते हैं। ऐसे साइडर प्रेसिंग का मतलब मेनली इसका शराब बनाना ही होता है। ओके बच्चे, तो कहते हैं ये क्या कहते हैं, अगर कहीं पर साइडर प्रेसिंग का काम हो रहा हो और वहां पर तुम एकदम पेशेंट लुक के साथ, जहां साइडर प्रेसिंग होता है वहां पर सेब को डाला जाता है और बूंद बूंद करके क्या करता है, एकदम ऊजिंग करते हुए, बूंद बूंद करके उसका रस टपकते हुए तुम इतना धैर्य से जो तुम देख रही होती हो, तो तुमको वहां पर देखा जा सकता है। इसका मतलब ये कहने का हो गया कि आवर्स बाय आवर्स मतलब घंटों घंटे अगर घंटों घंटे सेब के जूस निकाले जा रहे हैं, एक एक बूंद करके एकदम अंतिम बूंद करके, और वहां पर अगर इतना धैर्य से कोई बैठा दिखा जा सकता है, तो वो तुम हो, तुम ही को देखा जा सकता है। इसका मतलब तुम ये मत समझो कि तुमको किसी ने नहीं देखा है, तुमको तो सबने देखा है। तुमको साइडर प्रेसिंग के टाइम में देखा जा सकता है, तुमको तो जब अनाज इकट्ठा हो रहा है तुमको वहां देखा जा सकता है, जहां पर फसल को क्यारियों के रूप में एक कतार बना के रखा हुआ है वहां देखा जा सकता है, जहां पर जुड़वा फूल जहां पर खिले खिले दिखाई दे रहे हैं तुमको वहां पर देखा जा सकता है, जहां पर अफीम की खेती के सुगंध वहां पर आ रहे हैं उसके फसल के, तो तुमको वहां मदहोश पाया जा सकता है, बेहोश एकदम। ठीक है, और क्या कहते हैं ये, कहते हैं जब कहीं पर, है ना, फसल को काट काट करके बिछा दिया गया है कतार से, तुमको वहां देखा जा सकता है सोते हुए, और तुमको वहां देखा जा सकता है जहां पर, है ना, तुम्हारे बाल लहरा रहे होते हैं अनाज के, है ना, भूसे के रूप में। और कहते हैं तुमको वहां पर बेपरवाह देखा जा सकता है जहां पर, है ना, कहां पर हो, जब फ्लोर पे जमीन पर अनाज बिछा दिया गया हो, तुमको वहां देखा जा सकता है। तुमको कोई विदेश में ढूंढेगा उसको नहीं मिलोगी, तुम कहीं ग्रैंडरी फ्लोर पर वैसी बैठी हुई दिखाई दे सकती हो। तो अगर तुम ये सोचती हो कि तुमको किसी ने नहीं देखा है, तुम गलत हो, तुमको सबने देखा है। ओके, हाँ, आगे कहते हैं बच्चे, देखिए स्टैंजा नंबर 3 में क्या कहते हैं बच्चे, स्टैंजा नंबर 3 में क्या क्या कहते हैं। कहते हैं वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे। यहां जो कवि हैं, यहां अपने जो कवि हैं जॉन किट्स, ये इससे सवाल भी कर रहे हैं और आंसर भी खुद ही दे रहे हैं। मतलब नहीं होता है, ए तुम कहां जा रहे हो, हमको पता है तुम कहां जा रहे हो। अब देखिए ये क्या बात हुई, तुम कहां जा रहे हो जी, ए हमको पता तुम कहां जा रहे हो, हमको पता है कि तुम कहां जा रहे हो। अब ये सवाल में आंसर चाहिए, छिपा हुआ है ये, है ना। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, हे सीजन, ऑटम सीजन, स्प्रिंग के गीत कहां गए,
वसंत ऋतु के गीत कहाँ गए? वेयर आर दे? कहाँ है वो? हमें पता है कि वो कहाँ हैं। देखिए खुद ही कह रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं कि ऑटम सीजन, क्या तुमको पता है स्प्रिंग का सॉन्ग कैसा होता है, वसंत का गीत कैसा होता है? कहाँ है वे लोग, है ना? वसंत के गीत कहाँ हैं? उनकी मधुरता कहाँ है? वेयर आर दे? कहाँ है वे? मुझे पता है कहाँ है वे। ये कवि ऐसा कह रहे हैं और कहते हुए कहते हैं थिंक नॉट ऑफ देम। खैर तुम मत सोचो, तुम उसके बारे में मत सोचो। ऑटम सीजन, तुम वसंत ऋतु के बारे में मत सोचो। थिंक नॉट ऑफ देम दो हैज द म्यूजिक टू, उनकी अपनी अलग राग है। हु हैज, है ना, हु हैज द म्यूजिक टू, उनकी अपनी राग है, उनकी भी अपनी एक अलग राग है। मतलब तुम ऑटम सीजन, तुम्हारे राग अलग हैं, तुम्हारी मधुरता अलग है। और ऑटम जब वो स्प्रिंग सीजन आएगा तो उसकी अभी अपनी राग होगी। तो राइटर कहना चाहते हैं यहां बस खूबसूरती सिर्फ एक मौसम की नहीं है, यहां खूबसूरती हर एक मौसम की है और हर मौसम में प्रकृति सुंदर दिखाई देता है। वो अलग बात है कि आपको उसमें मजा नहीं आता होगा, अलग बात है, लेकिन हाँ प्रकृति का हर मौसम का एक अलग मजा है, उसकी अपनी एक अलग राग है, उसका अपना एक अलग धुन है। आप चाहें अपने अगर लाइफ को आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आप हर मौसम में एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ने सारी मौसम में सुंदरता भर भर के डाली है। ओके, अब आपके तरफ अगर रोड पर गड्ढे हैं, आपका रोड पर गड्ढा छपछपा करता रहता है, तो इसमें प्रकृति की गलती नहीं। प्रकृति ने आपको पानी दिया, प्रकृति ने आपको बारिश का मौसम दिया है, समझ गए ना? तो वो खेतों में भाई अनाज देने के लिए, पेड़ों पे फल को और पकाने के लिए सब दिया है। लेकिन आपके तरफ गड्ढे उड्ढे हैं तो उसमें प्रकृति का क्या देन है भाई? वो तो आपका सरकार का देन है। सरकार से कहिएगा ना कि प्रकृति से कहिएगा कि पानी काहे बरसा दिए। हाँ, सरकार से क्यों नहीं कहेगा कि भाई हमारे गड्ढे भरो रास्ते पड़ के, है ना? सोचिए, देखिएगा, कहते हैं तुम मत सोचो ऑटम सीजन, तुम मत सोचो उनके बारे में, उनकी अपनी अलग राग है, वो जब आएंगे तो देखा जाएगा। फिलहाल तुम हो तो हम तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं, ये कहना चाहते हैं ये। While bad clouds bloom the soft dying day, जैसे देखो, है ना, जब तुम आती हो तो क्या होता है, जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, एकदम ब्लूम करते हैं, खिल जाते हैं पूरे के पूरे, और ऐसा लगता है कि पूरा दिन एकदम सॉफ्ट तरीके से बीत रहा है। सॉफ्ट डाइंग डे बोलने का मतलब जब तुम्हारा मौसम होता है तो सॉफ्ट डाइंग डे होता है, मतलब दिन एकदम बड़ी ही कोमलता से गुजर जाता है। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू, और जो स्टबल प्लेन्स होते हैं, जो समतल जो जमीन होती है ना, वहां पर ऐसा लगता है एकदम रोजी ह्यू हो जाता है। मतलब क्या होता है ना कि जो मौसम होता है ना पूरा एकदम गुलाबी गुलाबी टाइप का दिखने लग जाता है, जो रोज टाइप के होते हैं जो कलर ना, वैसे दिखने लग जाते हैं। तो मतलब भाई बसंत ऋतु का अपना अलग मजा है, तुम्हारी अपनी एक अलग खूबसूरती है। ओके, कहते हैं और क्या, Then in a willful choir the small gnats mourn, और क्या होता है तुम्हारे मौसम में? बसंत ऋतु का अपना अलग राग है, लेकिन तुम्हारी भी अपनी अलग राग है। देखो तुम्हारे में क्या होता है, ढेर सारे जो नेट्स होते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो एकदम एक साथ पूरा एकदम मंडली लगा करके चिल्लाना शुरू करते हैं, मतलब अपना आवाज निकालना शुरू करते हैं। अफीम बच्चे एक तरह का नैरकोटिक्स कह सकते हैं, एक तरह का नशीला पदार्थ होता है अफीम। ओके, तो देन इन अ वेलफुल कोयर द स्मॉल नेट्स मॉर्न, और जो छोटे छोटे जो नेट्स होते हैं, जो टिड्डे होते हैं, जो कीड़े होते हैं, समझ गए, वो सब क्या करते हैं, मॉर्न करना शुरू कर देते हैं। एकदम एक साथ ऐसा लग रहा हो कि कोई गाना गा रहे हो, एकदम कोयर बना करके, मंडली बना करके। एमंग द रिवर, नदियों के बीच जो स्वेलोज होते हैं, स्वेलोज क्या होते हैं, पक्षियों को स्वेलोज कहा जाता है। कुछ अलग तरह की पक्षियां होती हैं जो इंग्लैंड में पाई जाती हैं, वहां के पक्षियों को स्वेलोज कहा गया है। अ काइंड ऑफ बर्ड्स कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो जो स्वेलोज होते हैं नदियों के बीच में बैठ करके क्या करते हैं, वो एकदम एक साथ राग अलापना शुरू करते हैं, बॉर्न एलॉफ्ट करना शुरू करते हैं। और सिंकिंग एज द लाइट विंड लीव्स और डाइज, और जब जैसी जैसी वो देखते हैं कि अब जो लाइट है, जो प्रकाश है, जो सूरज है, अब वो नीचे डूब रहा होता है, शाम का टाइम हो रहा होता है, और मध्यम मध्यम जब हवा बह रही होती है ना, उसी हवा में बैठ करके वो क्या करते हैं, पूरा गाना गाते हैं वो लोग, मतलब चहचहाते हैं। एंड फुल ग्रोन लैम्प्स लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली बॉर्न, और कहते हैं कि जो पहाड़ी जो एरिया होता है, जो पहाड़ी जो जमीन होता है, समझ गए, उस पे ढेर सारे जो लैम्प्स होते हैं, लैम्प्स मतलब किनको बोला गया है, फुल ग्रोन लैम्प्स, मतलब जो मेमने होते हैं ना, इस मौसम में जो मेमने होते हैं बड़े हो जाते हैं, और क्या होता है, वो पहाड़ी एरिया से क्या करते हैं, ब्लीड करना शुरू करते हैं, मतलब मेमियाना शुरू करते हैं। उनकी अपनी आवाज होती है मेमियाने की,
जो भेड़ की आवाज होती है क्या होती है, ब्लीट करने की, मतलब मेमियाने की आवाज होती है। तो वो मेमियाना शुरू कर देते हैं इस मौसम में, शाम होते ही जब सूरज जब डूबने लगता है तो हेज क्रिकेट्स, जो झिंगुर वगैरह टाइप के जो कीड़े होते हैं, वो भी अपना गाना गाना शुरू कर देते हैं। एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट, और पूरी झनकार के साथ गाना शुरू कर दे, ऐसा लगता हो मानो कि शाम के टाइम में एकदम झन 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 की आवाज होती हुई दिखाई दे रहे हैं। ओके, कहते हैं द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, और उसी किसी बगीचे से एकदम को जो रेड ब्रेस्ट नाम के पक्षी होते हैं, मतलब जो रॉबिन नाम के पक्षी होते हैं, जो रॉबिन्स होते हैं ना, रॉबिन नाम के पक्षी क्या होते हैं, जिनको इंग्लैंड का नेशनल बर्ड कहा जाता है, जिनका आगे का जो मतलब छाती होता है वो लाल होता है, उन्हीं को रेड ब्रेस्ट भी कहते हैं, उन्हीं को रॉबिन्स भी कहते हैं। तो वो एक साथ मिल करके किसी बगीचे से ना सीटी बजाना शुरू कर देते हैं, एकदम हरे भरे बगीचे से वो सीटी बजाना शुरू कर देते हैं। एंड गैदरिंग स्वेलोज, और जो स्वेलोज होते हैं, जो पक्षियां होती हैं, एकदम एक साथ मिल करके ट्विटरिंग करना शुरू करती हैं, एकदम चहचहाट, है ना, क्या करती है वो, चहचहाना शुरू कर देती हैं, जिसकी आवाज पूरे आसमान तक गूंजने लग जाती है, जिसकी चहचहाट से आसमान गूंजने लग जाता है। ओके, तो बच्चे यहां पर देखिए इसके कुछ अपने भाई वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, बच्चे आप समझ सकते हैं। जैसे कोयल का मतलब कॉरस करना होता है, मंडली बना करके गाना होता है। नेट्स का मतलब छोटा सा जो मक्खी टाइप का कीड़ा होता है उसको कह सकते हैं। स्वेलोज का मतलब काइंड ऑफ बर्ड्स होता है। इस तरह के पक्षी यहां पर देखिए एक साथ लगातार बैठ के क्या करते हैं, हल्ला मचाने लग जाते हैं। हेज क्रिकेट बोलने का मतलब होता है टिड्डा जो होते हैं, जो झिंगुर होते हैं, उनको कह सकते हैं। रेड ब्रेस्ट का मतलब होता है बच्चे बर्ड कॉल रॉबिन, रॉबिन को नेशनल बर्ड कहा जाता है इंग्लैंड का। बच्चे ये सब मिलकर के ये इशारा करने लग जाते हैं, देखिए कि भाई ऑटम सीजन का भी अपना एक अलग धुन है, और ऑटम सीजन का जो धुन है ना वो बसंत के मौसम से बिल्कुल अलग है। बसंत का मौसम का भी अपना अलग राग होता है, अपना अलग धुन होता है। लेकिन अगर आपको ऑटम सीजन का अगर धुन सुनना है ना, उसका अगर म्यूजिक सुनना है, तो उसके लिए एग्जाम्पल दे दिया गया। देखिए एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि दिन कितना अच्छा बीतता है, एकदम कोमलता से बीत जाता है, और इसके जो धुन है ना वो देखिए इस तरह के दिखाई देते हैं। जैसे देखिए यहाँ धुन का मतलब क्या हो गया, म्यूजिक हो गया। और आपको देखिए इस मौसम में किसका किसका म्यूजिक सुनने को मिल सकता है। जैसे ये देखिए छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो मंडली बना करके गाने लग जाते हैं। जो ढेर सारी जो स्वेलोज होती हैं, जो पक्षियां होती हैं, उनकी चहचहाट से भी म्यूजिक निकलता है। किसी गार्डन में एक साथ बैठकर ढेर सारे रॉबिन्स पक्षी सीटी बजाते हैं, तो इनसे भी देखिए क्या निकलता है, म्यूजिक निकलता है। और यही सब चीजें वसंत के मौसम में म्यूजिक नहीं निकल सकता है। तो कहा कि तुम वसंत की परवाह मत करो, तुम्हारे में भी अपने धुन है, तुम्हारे भी अपने अलग राग हैं, तो उसकी चिंता तुम छोड़ दो, है ना। तुम्हारे भी देखो कितने अलग अलग धुन निकलते हैं तुमसे। ये देखिए कोई कहे कि भाई खाली डीजे से ही अच्छा साउंड निकल सकता है, तो ऐसा नहीं है। अगर एक जगह पर ढेर सारी चिड़ियां बैठ जाती है ना, तो मन को ऐसे ही मोह लेती है वो लोग, समझ गए। तो यहां देखिए ढेर सारे स्वेलोज, ढेर सारे रॉबिन्स पक्षी सीटी बजाते हैं, पूरे आसमान में अपनी क्या करते हैं, आवाज निकाल देते हैं, आवाज गूंज जाता है पूरे आसमान में, है ना। छोटे छोटे टिड्डों का भी अपना अलग रोल है। शाम होता है, एकदम टिक टिक करके शाम एकदम सी आवाज निकलना शुरू करते हैं, वो भी उनका एक अलग म्यूजिक है। ओके, पहाड़ी एरिया पर जो मेमने होते हैं लगभग पहाड़ी एरिया में होते हैं। जैसे कश्मीर में देखा जाए तो जो पहाड़ी एरिया होता है वहां पर लगभग ज्यादा आपको भेड़ दिखाई दे देंगे। भेड़ के बच्चे को ही लैम कहते हैं, मेमने कहते हैं। इस मौसम में पूरा बड़े हो जाते हैं, फुल ग्राउंड हो जाते हैं, और वो मेमियाना शुरू करते हैं शाम के टाइम में। तो ये भी एक अलग राग हो जाता है ना। प्रकाश जब डूबने लगता है, सूरज जब डूबता है, शाम का वक्त होता है, तो उस शाम के वक्त में ऐसे ऐसे म्यूजिक निकलने शुरू होते हैं। और म्यूजिक सुनने का हमें लगता है कि सही वक्त लोग शाम में ही ज्यादा सुनते हैं। तो शाम में अगर आप गांव में अगर आप रहते हैं तो इस तरह की चीजों को आप देख सकते हैं। लेकिन शहर में आपको टीवी ऑन करना पड़ेगा, आपको डीजे ऑन करना पड़ेगा, मतलब म्यूजिक सिस्टम आपको अलग से लगाना पड़ेगा। फिर मौसम का मजा लेना है तो उसके लिए आपको फिर गांव में आपको हो सकता है। शहर में तो भाई थोड़ा सा दिक्कत है। अच्छा, खाली नाम के रोमांटिक कवि हैं, कुछ रोमांटिक जैसा लिखा है। अब रोमांटिक का मतलब क्या चाहते हैं, क्या लिखेंगे ये बच्चे? रोमांटिक का मतलब होता है सुंदरता का बखान करना, सपनों में खो जाना, इमेजिनेशन में जाना, कल्पना में जाना। आप जरा कल्पना करके देखिए कि जरा सूरज जो है वो बादल से निकल कर आए हों और इस मौसम के साथ मिल कर हर एक पेड़ पना फल लाद रहे हों, ऐसे करके। मतलब हम लोग कैसे बल्ब लगाते हैं, लाइट लगाते हैं ना शादी ब्याह में, जरा सोचिए सूरज वहां से चल के आया,
ऑटम सिंह बोला चलो भाई आज कुछ काम करना है। दोनों मिल करके आए और झाड़ जितना भी पौधा लगा हुआ है ना सब पे वहां आम को ऐसे लाद रहे हैं ऐसे करके, और सब में एकदम बड़ा सा पिचकारी लेकर के सब में एकदम रस भरे जा रहे हैं, एकदम मारे जा रहे हैं पिचकारी पे एकदम, है ना, एकदम पूरा मारे जा रहे हैं। जरा इमेजिन करके देखिए कैसा लगता होगा। हमको दिखाई नहीं दे रहा है वो चीज जो हो रहा है प्रकृति में। सोच के देखिए, सुंदरता देखिए। ऐसा देख रहे हैं दुनिया में हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, कोई भी निठल्ला बैठा हुआ नहीं है, खाली हम कुछ इंसानों को छोड़ करके। पूरी प्रकृति काम में लगी हुई है अपनी अपनी सुंदरता दिखाने में। जा देखिए, और हम एक इंसान होते हैं जो खाली अपनी बदसूरती दिखाने में लगे रहते हैं। किसी का घर जाके लूट लिया, किसी का कहीं पर पर्स छूट गया तो पर्स लेके भाग गए, हाँ जाके बैंक लूट लिया। हम खाली बदसूरती दिखाने में लगे हुए हैं। अब प्रकृति देखिए खाली सुंदरता दिखाने में लगी हुई है। जरा एक बार इमेजिन करके आप जरा देखिए ध्यान से, आप जरा इमेजिन जरा कीजिए कि आप जैसे सुबह सुबह ऑफिस निकलते हैं तो भैया हर कोई अपना ऑफिस निकलता है, हर किसी का अपना ऑफिस है। सूरज का काम है सुबह में निकल जाना, गर्मी पैदा करना, गर्मी बढ़ाना, मौसम के साथ हेल्प करके। जरा सोचिए सूरज निकला हो बाहर, एक बड़ा पिचकारी लेकर के, देखा हो कि भाई सब पे आम लद गया है क्या, ए ऑटम सीजन आम लाद दिए हो जी, हाँ आम लाद दिए, आते हैं ठीक है, तो पिचकारी लेकर के आए, एकदम जितना फल लदा हुआ यहाँ पर सब में रस भरे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये पहले छोटा सा एक अमौरी था, एक टिकोला था आम का, मंजरी था, है ना, फूल था, फूल से मंजरी, मंजरी से टिकोला, टिकोला से आम, और कच्चा आम, कच्चा आम के बाद उसमें रस। कौन कहां से रस आ रहा है भाई? कहीं पर रस चू रहा है क्या? कहीं पर सूरज निकाल रहा है, कहीं से रस में डाल रहा है? भाई सब हो रहा है, दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है। सब हो रहा है लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। यही देखिए सुंदरता, देखिए प्रकृति की वजह से सुंदरता को साथ इमेजिन करके समझिए। हमने पहले बोला था ये कविता को आप कविता के रूप में मत पढ़िए, इसको आप अपनी फीलिंग के साथ जोड़िए। दुनिया में सब यहां पर काम करने लगे हुए हैं, समझ गए ना, कोई यहां पर बेरोजगार नहीं बैठा हुआ है। प्रकृति तो बिल्कुल बेरोजगार नहीं है। नदियां एकदम कलकल छल छल करते हुए बहती जा रही हैं, समुद्र किनारे पर आता है वापस जाता है, उसका वही काम है। सूरज प्रकाश देना उसका काम है, समझ गए ना। दुनिया में हर कोई काम कर रहा है यहाँ पर। तो हर चीज को बच्चे ना उसके लाइन के साथ मत पढ़िए, उसके वर्ड्स के साथ नहीं, इसके फीलिंग्स को समझिए। राइटर के, कवि को देखा, यहाँ कवि का जो बच्चे फीलिंग है देखिए कैसे लिखा है। कहा कि म्यूजिक की जब बात आती है ना तो हर मौसम का अपना अलग धुन है, अपना अलग राग है, तुम उसकी चिंता मत करो, समझे। हाँ तो ऐसा होता है। तो प्रकृति कभी अपना काम नहीं रोक सकती है। आप रोक जाइएगा, आप बुखार लगेगा आप तुरंत कहेगा नहीं आज मन जाने का नहीं है क्लास हमको आज, है ना। प्रकृति नहीं, प्रकृति कभी नहीं अपने काम को नहीं रोकती है ना। तो ये बच्चे इसकी सुंदरता है। तो हमें लगता है बच्चे मोटा मोटी आप इस चैप्टर को समझ चुके हैं। और बच्चे अगर आप चैप्टर को समझ चुके हैं तो बहुत बढ़िया काम किए हैं, और अगर नहीं समझे हैं तो भी बढ़िया काम किए हैं, इसलिए क्योंकि ताकि आप रिवीजन कर सकें। जो समझ गए हैं तो बहुत अच्छा, जो नहीं समझे हैं तो कम से कम 2-3 बार इसको रिवीजन कीजिए और इसको फीलिंग के साथ रिवीजन कीजिएगा। ओके, अब आप कहेंगे सर फीलिंग से नंबर थोड़ी आता है। बिल्कुल सही बात है, फीलिंग के साथ नंबर थोड़ी आता है। फीलिंग हमको बस ये बताता है कि हमने अपने आप को उस कविता के साथ कैसे जोड़ा। जैसे कवि ने जोड़ा था, क्या हमने अपने आप को वैसे जोड़ा कि नहीं जोड़ा, ये फीलिंग हो गया। एग्जाम की जब बात आई है बच्चे, तो एग्जाम में आपको ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनके बच्चे आपको यही वर्ड वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स बन के आपके सामने आ जाएगा। ओके, समझे बच्चे? हाँ ओके, तो कोशिश करना, जैसे प्रकृति अपने काम में लगी हुई है, उसकी अपनी अलग धुन है, उसकी अपनी सुंदरता है, तो हमें भी अपनी सुंदरता को पहचानना है, अपने अंदर की बदसूरती को हटाना है, समझ गए। इंसान ऊपर से कैसा दिखता है दैट डजंट मैटर, इंसान अंदर से कैसा होना चाहिए दैट मैटर्स। देख रहे हैं प्रकृति ऊपर से कैसी दिख रही है, अरे पेड़ है, आम है, अमरूद है, दिख रहा है, अंदर से सोचिए कितनी खूबसूरती चल रही है। कौन उसमें पानी डाल रहा है भाई? कौन उसके रंग को हरा कर दे रहा है? कौन उसके रंग को पीला कर दे रहा है? कहां से रंग आ रहा है? हमको तो रंग पोताई करने के लिए घर में भाई मार्केट जाते हैं तो वहां से नकली पेंट खरीद के लाते हैं और तब जाके मारते हैं पेंट पे पेंट, एकदम पूरा वॉल पुट्टी कर देते हैं, पूरा एकदम डबल ट्रिपल कोट मार देते हैं। प्रकृति कहां से रंग ला रही है, कभी सोचे हैं? इमेजिन करके देखिए, सुंदरता देखिए, सब हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। यही तो सुंदरता है प्रकृति की, है ना। चलिए जुगनू के बारे में क्या कहें, बेचारा अंग्रेज परेशान हो गया था भारत में आकर के। अंग्रेज आया, बोला करे बाप इंडियन तो यहाँ पर, भारत भाई गजब का देश है, यहाँ पर तो आदमी चलो भाई आदमी लालटेन लेके घूम रहा है तो अलग बात है, ये जुगनू जो है
है ना। बहुत गांव में इसको भगजोगनी भी कहते हैं, जुगनू के साथ साथ उसको भगजोगनी भी कहते हैं, समझे। कहा यहाँ गांव में अंग्रेज आया तो कहता है यहाँ तो सब लालटेन लेके घूमिए रहा है, ये तो जमीन पर आई जो छोटा छोटा है ये तो भाई अपने साथ में पूरा डीजे लाइट लेके घूम रहा है एकदम। हाँ, नीचे आदमी लालटेन लेके घूम रहा है और जुगनू ऊपर में लाइट लेके घूम रहा है। इसको लाइट कौन दे दिया भाई? इसको लाइट कौन दे दिया? प्रकृति की सुंदरता देख रहे हैं यहाँ पर, इसको कौन लाइट दे दिया है आखिर? देख रहे हैं। और दुनिया में इतना लाइट हो चुका है, इतना प्रकाश हो चुका कि बेचारा जुगनू अपना लाइट लेके अब घूमना भूल गया। अब कहीं नहीं दिखाई देता ये सब चीजें जल्दी। प्रकृति की सुंदरता है ना जब जो घटती जा रही है। शहर में कहाँ आपको कोयल की कूक सुनाई पड़ जाती है, गांव में आज भी कोयल की कूक सुनाई पड़ती है, देखते हैं ना। हाँ, तोता कहाँ ज्यादा दिखता है शहर में? तोता शहर में खाली पिंजरा में दिखता है, घर में ऐसे टांगा रहता है, बोलो बेटा मिट्टू 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 कटोरे कटोरे मिट्टू, और 2 मिर्चा उसमें ठूस देते हैं, लो खा लो। गांव में देखिए तोता भी नजर आ जाता है, कोयल भी नजर आता है, वहां पर गाते हुए सुनाई पड़ता है कोयल की आवाज, वहां सब होता है आज भी, है ना। तो सुंदरता आज भी है बच्चे प्रकृति की, खाली खुली आंखों से आपको नहीं दिखाई देगी, उसके लिए आपको फीलिंग्स फील करना पड़ता है उसके लिए, समझे। तो प्यारे बच्चे, आई होप कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, आपको चैप्टर समझ में आया होगा, आज की फीलिंग्स आपको समझ में आई होगी। ओके, बाकी बच्चे मिलते हैं आपको हम कल की क्लास में इसी चैप्टर के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में देखते हैं। तब तक आप चैप्टर को कितना रिवीजन करके रखते हैं, ठीक है बच्चे। तब तक के लिए जय हिंद।